चलिए, तो हम लोग पिछले क्लास में सवाल कुछ कर रहे थे और आज हम लोग थोड़ा सा थ्योरी देखेंगे और थ्योरी देखने के बाद हम लोग आज फिर 8-10 सवाल को बनाएंगे। ठीक है, तो आज हम लोग का थ्योरी में अमीटर और वोल्टमीटर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखते हैं अमीटर और वोल्टमीटर। हम लोग लिखते हैं अमीटर के बारे में। अमीटर is a device used to find the electric current in the circuit. वोल्टमीटर क्या है भाई? वोल्टमीटर is a device used to find the potential difference in the circuit। तो सबसे बेसिक चीज अमीटर क्या है और वोल्टमीटर क्या है। अमीटर और वोल्टमीटर दोनों एक डिवाइस है। तो वो डिवाइस का काम क्या है? अमीटर डिवाइस का काम है करंट को नापना और वोल्टमीटर डिवाइस का काम है पोटेंशियल डिफरेंस को नापना। ठीक है, तो ये दोनों इसका बेसिक काम हो गया। तो ये जो दोनों डिवाइस है, तो दोनों का काम तो अलग अलग है, लेकिन उसमें कुछ सिमिलैरिटी भी है। दोनों में कुछ ऐसा चीज़ है जो दोनों में सेम है। ठीक है, उस चीज़ को भी हम लोग समझेंगे अभी। ठीक है, तो क्या सिमिलैरिटी है उसको थोड़ा देखा जाएगा। तो सबसे पहला जो सिमिलैरिटी है अमीटर और वोल्टमीटर में, उस दोनों में एक कॉइल लगा हुआ है। ठीक है, और वो जो कॉइल है उसमें करंट जा रहा है और उस कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड में उस कॉइल को जब रखा जाएगा, दोनों कंडीशन में, अमीटर में भी और वोल्टमीटर में भी, तो क्या होगा, जब करंट जाएगा उस कॉइल से, तो वो क्या करेगा कि कॉइल जो है जिस चीज़ पे लगा हुआ है वो पूरा का पूरा चीज़ रोटेट करेगा। ठीक है, कॉइल क्या हुआ, किसी मटेरियल पे बाइंड करके लगाया हुआ है गोल गोल, और उसमें से करंट भेजा जा रहा है। और जैसे ही उस मैग्नेटिक फील्ड में वो चलेगा तो उससे क्या होगा कि वो गोल गोल घूमना स्टार्ट होगा। और वो जो सिलेंडर है जिससे वो कॉइल बंधा हुआ है, कॉइल जिसके ऊपर लगा हुआ है, उस पर एक सुई लगा हुआ है, एक नीडल लगा हुआ है, और नीडल भी ऐसे 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 घूमेगा, इधर भी जाएगा, राइट भी जाएगा, लेफ्ट भी जाएगा। ठीक है, तो और ऊपर में स्केल लगा हुआ है, तो जितना जाएगा, जितना ज़्यादा करंट रहेगा वो ज़्यादा डिफ्लेक्ट करेगा, कम करंट उस कॉइल से जाएगा तो कम डिफ्लेक्ट करेगा। तो करंट के आधार पर, उस कॉइल से जितना करंट जा रहा है उसके आधार पर उसका डिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, उस नीडल का, और डिफ्लेक्शन हो रहा है, और उसी के ऊपर एक स्केल लगाया हुआ है जिसको हम लोग कैलिब्रेटेड स्केल कहते हैं। इसको कैलिब्रेटेड स्केल क्यों कहते हैं हम बताएंगे। तो वो जो स्केल लगा हुआ है उससे हम लोग नाप लेंगे कि अच्छा इतना करंट जा रहा है इस कॉइल से। ठीक है, उसके आधार पे जो सर्किट में जो मेन करंट है उसको नाप लिया जाएगा।
तो हम लोग समझते हैं इसको स्टेप बाय स्टेप करके कि आसानी हो समझने में, हम लोग को दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं। अमीटर एंड वोल्टमीटर, अमीटर एंड वोल्टमीटर uses electric current to detect either electric current in the whole circuit, electric current in the circuit, or potential difference in the circuit. In the circuit, समझ में आ रहा है बात? तो हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग यूज़ करेंगे आइदर देखिए इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से ही अमीटर और वोल्टमीटर में इलेक्ट्रिक करंट को नापेंगे या पोटेंशियल डिफरेंस को नापेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस में ना पाएगा वो भी इलेक्ट्रिक करंट के हेल्प से ना पा रहा है, और इलेक्ट्रिक करंट है वो भी इलेक्ट्रिक करंट के ही हेल्प से ना पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो यूज़ है वो क्या है, करंट का यूज़ है। ये दोनों करंट के हेल्प से ये चीज बता रहा है, चाहे पोटेंशियल डिफरेंस हो चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो। ठीक है, इसमें लिखते हैं इन बोथ द इंस्ट्रूमेंट, बोथ द इंस्ट्रूमेंट there is an electrical device in both the instrument. There is an electrical device called coil which is suspended between the poles of the magnet। ठीक है, तो पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में हम लोग एक इलेक्ट्रिकल कॉइल को लगाते हैं। इसमें हम लोग लिखेंगे, लेकिन पहले एक फिगर को बनाया जाए, इससे विजुअलाइज अच्छा होगा हम लोग का। ठीक है, एक फिगर हम बना दे रहे हैं।
इस फिगर को बनाइएगा। और इसको हम ऊपर वाला मिटाएंगे। इन बोथ द इंस्ट्रूमेंट देयर इलेक्ट्रिकल डिवाइस कॉल्ड कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। तो देखिए इस फिगर को देखकर समझिए कि ये जो कनेक्शन है ये क्या है, कॉइल, इसको लिख लीजिएगा, कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन पोल्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, तो इसको देखिए और समझते हैं इसको कि देखिए ये एक सिलेंडर जैसा है कोई चीज़, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि एक सिलेंडर है ऐसा, और इसमें क्या है कि कॉइल ऐसे 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 लपेट के आया हुआ है, और फिर क्या हुआ है, ये ऐसे करते करते घूमते घूमते फिर यहाँ से ये निकल जा रहा है। इसको विजुअलाइज कर पा रहे होंगे आप लोग कि कैसे वायर लगा हुआ है, इलेक्ट्रिकल वायर इसमें लगा हुआ है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल वायर इस तरह से लपेट के फिर इसको बाहर निकाल दिया गया। ये आपको सामने से दिख रहा है, पीछे में वो फैला हुआ है, मतलब ये जो गोल है ना वो सिलेंडर का सामने वाला पार्ट है, पीछे वो सिलेंडर है, और ये आपका मैग्नेट है वो भी पहले उतना बड़ा है उधर, ठीक है। तो हो क्या रहा है कि जब करंट हम वायर में डालेंगे, अब देखिए ये नॉर्थ और साउथ पोल है मैग्नेट का, ठीक है। तो जब हम लोग मैग्नेटिज्म पढ़ेंगे तो और भी डिटेल में पढ़ा जाएगा कि मैग्नेट से कैसे मैग्नेटिक फील्ड बनता है। बस इतना जान लीजिए कि मैग्नेट में दो ठो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, ठीक है। तो ये मान लिया ये नहीं भी था तो नॉर्थ और साउथ पोल के कारण से मैग्नेटिक फील्ड था इस एरिया में, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड तब फील होगा जब कोई चीज़ में करंट जा रहा हो। तो यहाँ पे जो कॉइल है वो जो सिलेंडर पे लपेटा हुआ है उसमें करंट जा रहा है इस सिलेंडर में, इस वायर से। तो ये क्या हो रहा है कि इस पे एक मैग्नेटिक फोर्स लग जाएगा सिलेंडर पे, ठीक है। ये क्या लगेगा, एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। ये मैग्नेटिक फोर्स क्या करेगा, इस पूरे चीज को ये रोटेट करवाएगा। मान लीजिए एकदम नॉर्मल कंडीशन में होगा तो ये वाला नीडल यहाँ पे होगा, और जब एकदम एक्सट्रीम कंडीशन में होगा तो यहाँ पे होगा ये, ठीक है। ये बात समझ में आ रहा है। तो इस तरह से करंट आने से, करंट के घटने बढ़ने से ये नीडल इस तरह से हो रहा है, ठीक है। अच्छा, ये जो स्केल है इसको कैलिब्रेटेड स्केल कहा गया है, कैलिब्रेटेड मतलब ग्रेजुएटेड स्केल कहा गया है इसको, ठीक है। ग्रेजुएटेड स्केल को क्यों कहते हैं हम इसको बताएंगे, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको लिखेंगे अभी। तो लिखते हैं, चलिए जो लास्ट लाइन लिखा था यहाँ पे लिख देते हैं एक बार फिर से। इन both the instrument there is an electrical coil suspended. There is a coil, इलेक्ट्रिकल कॉइल, क्या कॉइल सस्पेंडेड बिटवीन द पोल्स ऑफ द मैग्नेट, ठीक है। इसमें लिखिएगा द magnet always have two poles, north and south pole, which creates
मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। ठीक है, the magnetic field always exerts force on the moving charge। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो एक्चुअली में मैग्नेटिक फोर्स लगाता है, मैग्नेटिक फोर्स इसको लिख देते हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स लगाता है मूविंग चार्ज पे। जब चार्ज यदि मूव कर रहा हो तो उस पर क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, as there is a current in the coil, coil में तो करंट है, तो करंट है तो इसका मतलब क्या, पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है ना, करंट तो यही ना होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है। तो एज देयर इज अ करंट इन द कॉइल देयर इज ए फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज, देयर इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द वायर। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होता है, वायर में फ्लो करता है। ठीक है, सो मैग्नेटिक फोर्स acts on coil but coil is fixed to cylinder, so force acts on insulating cylinder, वो insulating cylinder होता है। ठीक है, क्यों सिलेंडर लगता है वो सब भी बहुत काम बात का बात है। ठीक है, हम बताया जाएगा क्यों सिलेंडर लगाया जाता है इसमें। उससे क्या होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड जो बनता है वो ज़्यादा स्ट्रांग हो जाता है, इसे सिलेंडर में इसको बांधा जाता है कॉइल को। ठीक है, तो वो बात का बात है। अभी के लिए ये समझ लीजिए कि इंसुलेटिंग सिलेंडर में चूंकि वायर बांधा हुआ है, वायर पे फोर्स लग रहा है तो सिलेंडर में फोर्स लग रहा है। ठीक है, द फोर्स on insulating cylinder deflects the cylinder, deflects the needle fixed to cylinder। तो क्या करता है, नीडल फिक्स टू सिलेंडर जब रहता है तो उससे क्या करता है कि फोर्स उस पर लगता है। ठीक है, चलिए, तो नीडल क्या करता है, घूमता है, डिफ्लेक्ट करता है। द फोर्स ऑफ इंसुलेटिंग सिलेंडर डिफ्लेक्ट्स द, इसको ऐसे लिखिए, डिफ्लेक्ट्स द, इसको ऐसे रोटेट्स द cylinder and the needle fixed to cylinder also rotates। ये ज़्यादा क्लियर हो गया ये लाइन। ठीक है, आगे the
the deflection in the needle is proportional to the deflection in the needle is proportional to the current, and this deflection value of current can be seen on graduated scale. graduated scale कहते हैं इसको, graduated scale. इसको ग्रेजुएटेड स्केल क्यों कहते हैं? इट इज कॉल्ड graduated scale. It is called graduated scale because we graduate. It is called graduated scale because we change the scale such that it can directly measure the value of potential difference in voltmeter or value of electric current in ammeter with the help of, किसके हेल्प से? with the help of electric current going in the circuit. समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कि इसको देखिए, ये कहना क्या चाह रहे हैं इसमें कि इसको ग्रेजुएटेड स्केल इसलिए कहे कि ये करंट जितना बढ़ेगा तो ये जितना डिफ्लेक्ट होगा, तो डायरेक्टली इस करंट को तो नाप सकते हैं हम, लेकिन डायरेक्टली हम करंट ना नाप के डायरेक्टली हम मेन करंट भी नाप सकते हैं इस स्केल से। इस तरह से इसमें कुछ हम चेंज कर दें इसका स्केल में कि इसका जो वैल्यू है इस करंट के हेल्प से वो जो मेन करंट जो होगा या मेन जो वोल्टेज होगा पोटेंशियल डिफरेंस जिसका हमको नापने के लिए पूरा मशीन को बनाया गया है उसको नाप ले इस करंट के हेल्प से। ये डायरेक्टली आई करंट तो ये नाप ही लेगा, उसमें कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा डिफ्लेक्शन होगा उतना ज़्यादा करंट होगा, ये तो साफ दिख रहा है, तो उसे तो आदमी आराम से नाप सकता है। लेकिन हम डायरेक्टली उससे मेन करंट और मेन पोटेंशियल डिफरेंस को भी नाप सकते हैं, इसीलिए इस स्केल को ग्रेजुएटेड स्केल कहा गया है। ठीक है, चलिए तो इसमें क्या है तो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि इन बोथ द इंस्ट्रूमेंट देयर इज अ कॉइल सस्पेंडेड विद द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। द मैग्नेट, हाँ, तो दोनों को कॉइल को कहाँ रखे हैं? नॉर्थ और साउथ पोल के बीच में रखे हैं, तो वो पोल्स ऑफ द मैग्नेट के बीच में रखा गया वो। द मैग्नेट ऑलवेज हैव टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ पोल विच क्रिएट्स मैग्नेटिक फील्ड इन द स्पेस। ठीक है, नॉर्थ और साउथ पोल क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, द मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज एक्सर्ट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। ये मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या करता है? मूविंग चार्ज पे फोर्स लगाता है।
ठीक है। एज देयर इज अ करंट इन द कॉइल देयर इज अ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज इन द वायर। अब जब उस वायर में कॉइल में करंट जा रहा है जो कि सिलेंडर से लिपटा हुआ है, तो उसमें भी मूविंग चार्ज है, चार्ज फ्लो ही हो रहा है, तभी ना वो करंट है। तो उसमें क्या लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स। सो मैग्नेटिक फोर्स एक्ट ऑन द कॉइल बट कॉइल इज फिक्स्ड टू सिलेंडर, सो फोर्स एक्ट ऑन द इंसुलेटिंग सिलेंडर। इसीलिए उस इंसुलेटिंग सिलेंडर पे क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। The force on insulating cylinder rotates the cylinder. The force जो insulating cylinder पर लगेगा वो क्या करेगा? सिलेंडर को रोटेट करेगा। and needle fixed to the cylinder also rotates। और नीडल जो उस पे होगा वो भी क्या करेगा? रोटेट करना स्टार्ट कर देगा। The deflection in the needle is proportional to the current। और ये जो डिफ्लेक्शन जो होगा वो proportional to the current होगा। and this value of current can be seen on the graduated scale। और इस करंट के वैल्यू को हम लोग देख सकते हैं ग्रेजुएटेड स्केल पे। लेकिन इट इज कॉल्ड ग्रेजुएटेड स्केल बिकॉज वी चेंज द स्केल सच दैट इट कैन डायरेक्टली मेजर द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इन वोल्ट मीटर या वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इन अमीटर विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट गोइंग इन द कॉइल। नहीं करंट सर्किट नहीं, कॉइल। जो कॉइल में जो करंट आएगा उसके हेल्प से क्या करेगा? ये सब चीज को नाप लेगा। ठीक है, चलिए, तो ये तो बेसिक चीज हो गया जो दोनों में रहेगा, अमीटर और वोल्ट मीटर में। तो अभी तक हम एक चीज बता दे रहे हैं, उसको याद रखना है अब अच्छे से एकदम, बार बार हम बोलेंगे उसको कि इस करंट के हेल्प से वो वोल्टेज का डिफरेंस भी नाप लेगा, पोटेंशियल डिफरेंस भी नाप लेगा और इलेक्ट्रिक करंट भी नाप लेगा। इलेक्ट्रिक करंट अमीटर में नापेगा और पोटेंशियल डिफरेंस वोल्ट मीटर में नापेगा। ठीक है, चलिए इसको उतारिए, उसके बाद हम इसको मिटाएंगे। ठीक है, चलिए, तो अब हम लोग अमीटर और वोल्ट मीटर के बेसिक चीज़ के बारे में हम लोग जान गए कि उसमें क्या लगता है? एक कॉइल लगता है। ठीक है, अच्छा, कॉइल लगता है, उसके अलावा उसमें और भी एक चीज़ लगता है, एक रजिस्टर लगेगा, दोनों में, अमीटर में भी और वोल्ट मीटर में भी। लेकिन कैसे लगेगा वो, कॉइल के साथ कैसे वो रजिस्टर लगेगा, उसको हम लोग अभी देखेंगे। और हम लोग अब अलग अलग से अमीटर और वोल्ट मीटर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे और उसी में देखेंगे कि रजिस्टर को कैसे हमको लगाने का है और कैसे हम लोग अमीटर से करंट को नापेंगे। ठीक है, चलिए इसको मिटा रहे हैं। ये क्या था? डिवाइस यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो हम लोग को क्या करना है? इलेक्ट्रिक करंट को नापने के लिए हम लोग अमीटर को यूज करेंगे। सबसे पहले इसका एक फिगर बनाएंगे। इस फिगर को पहले बनाइएगा, उसके बाद इसके बारे में हम लोग कुछ कुछ लिखेंगे।
चलिए अब देखते हैं, इसमें फिगर आप लोग बना चुके हैं, अब इसमें देखते हैं कि अमीटर, इसमें ऐसे लिखते हैं टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट in the circuit ammeter is connected in series with the ammeter is connected in series with the सीरीज सिर्फ लिखते हैं, ठीक है, क्यों नहीं लिखे इसको बताते हैं। जैसे मान लीजिए, अच्छा ठीक है, अभी एक दो लाइन पहले और लिखने दीजिए। Ammeter is a device in which there is a coil of resistance RC and a small resistor R connected parallel to the coil, ठीक है। देखिए क्या है, अमीटर जो है वो सिर्फ कॉइल नहीं है, हम बताए थे कि उसके साथ एक और चीज रहेगा और उसमें एक लगा हुआ है एक छोटा सा रजिस्टर, स्मॉल रजिस्टर आर। इसमें एक लाइन और लिखिएगा, एंड दिस स्मॉल रजिस्टर इज कॉल्ड एज संट, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, संट कहेंगे, ठीक है। तो एक्चुअली में है क्या कि इसमें एक कॉइल तो लगा हुआ है, कॉइल के पैरेलल में एक छोटा रजिस्टर आर लगा हुआ रहता है, और कॉइल और ये रजिस्टर दोनों मिलके क्या बना रहा है, अमीटर, ठीक है, समझ में आ रहा है। अमीटर सिर्फ कॉइल नहीं है, अमीटर के साथ कॉइल भी है और एक छोटा रजिस्टर भी है, और वो रजिस्टर का वैल्यू बहुत छोटा है, जो छोटा वाला रजिस्टर है बहुत छोटा है, और उसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे कॉइल के, ठीक है। अच्छा, कॉइल है तो कॉइल का अपना भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू RC हम लिख दिए, C फॉर कॉइल, R फॉर रेजिस्टेंस, ठीक है, और ये इसका छोटा R। यहां तक अभी बात समझ में आ रहा होगा। ठीक है, इसको हम लोग संट कहेंगे। इस संट को हम लोग क्या किए हैं, लगा दिए। सिंस, अच्छा हाँ, एक चीज और बोल रहे हैं कि इसको हम सीरीज में लगाएंगे। पहला वाला लाइन पे आ जाता है कि सीरीज में क्यों लगा रहे हैं। जैसे देखिए कि एक वायर है जिसमें करंट जा रहा है, जैसे मान लीजिए एक वायर है जिसमें करंट जा रहा होगा, ठीक है, तो ये कहीं से आ रहा होगा, तो इसमें मान लीजिए कहीं पे कोई एक रजिस्टर लगा हुआ हो सकता है उसके बाद एक रजिस्टर लगा हुआ हो, ऐसा होगा। तो
सीरीज में लगाने का मतलब क्या हुआ, जितना कॉइल दूसरा रजिस्टर पे जा रहा है उतना ही कॉइल इस पूरे अमीटर में आ रहा है। अमीटर में टोटल करंट कितना आ रहा है, आई आ रहा है। ये कॉइल में करंट भले I1 जा रहा हो, इसमें I2 जा रहा हो, लेकिन इसमें जो टोटल का अमीटर में जो टोटल करंट जा रहा है I, टोटल करंट I जा रहा है तो उसको हम लोग सीरीज ही में ना कहेंगे। क्यों, पूरे सर्किट में यदि करंट जो है वो अमीटर में टोटल करंट पहुंच रहा है तो वो सीरीज में लगा हुआ है, तभी ना ऐसा संभव है। क्योंकि सीरीज में हमेशा करंट क्या होता है, सेम रहता है। करंट का वैल्यू हर रजिस्टर में सेम होता है। ये पूरा मीटर डिवाइस में करंट का वैल्यू सेम है, ठीक है। तो इसको हम लोग सीरीज में कहेंगे। इसलिए इस पहले लाइन को लिखें, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किट अमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, ठीक है। सिंस current coming in the ammeter is divided into two parts, that is current I1 goes into the coil and the rest current I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 होगा। I2 इज इक्वल टू I माइनस I1 ही ना होगा, गोज टू द शंट। समझ में आ रहा है बात कि जो I1 है वो चला गया कॉइल में और I माइनस I1 किस में चला गया, शंट में चला गया, ठीक है। जो शंट जो रजिस्टर है उसमें चला गया। तो करंट जो है दो भाग में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अब ये जो कॉइल है, इसमें फिगर में एक चीज और लिखा होगा, इसको इस तरह से पॉजिटिव टर्मिनल इसको लिख देते हैं और इसका नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो अब क्या है, पॉजिटिव से नेगेटिव करंट जाता है, ये बात तो हमको पता ही है। तो करंट का डायरेक्शन के लिए हम लोग पॉजिटिव और नेगेटिव वहां पे लिख दिए हैं, ठीक है। अब देखिए कि करंट कैसे डिवाइड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बात दरअसल ये है, हमको बहुत सारा चीज़ तो पता चल रहा है, अभी अमीटर में हमको ये पता नहीं चल रहा है कि ये जो रजिस्टर जो छोटा वाला है उसके पैरेलल में क्यों निकाले हैं। जब वो करंट जा रहा है या कॉइल को डिफ्लेक्ट कर ही दे रहा है तो क्या ज़रूरत था एक छोटा रजिस्टर को उसके पैरेलल में, कॉइल के पैरेलल में लगाने का। तो वो सवाल का जवाब हमको मिलने वाला है, वो अगले सेक्शन में देखेंगे। पहले अभी जो हमको देखना है कि जो करंट गया I1 कॉइल में, तो जो कॉइल में जो डिफ्लेक्शन हो वो I1 के रिस्पेक्ट में ही होगा। जितना करंट जाएगा उस कॉइल में उस अनुसार से डिफ्लेक्शन होगा। चलिए तो इसमें लिखते हैं, the deflection in the coil is proportional to the current I1 and current I1 is proportional to the current I1, ठीक है। इसको एक मिनट मिटाएंगे। And from value of I1 we can measure the
current I in the circuit। समझ में आ रहा है बात? चलिए तो इसको अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहले कि करंट जो आपका है वो क्या हुआ, I1 हुआ और I2 हुआ। तो I1 जो करंट है उसमें जा रहा है, तो ये जो I1 करंट को तो नापेगा, तो I1 जो है वो डायरेक्टली I के प्रोपोर्शनल है, तो वो I को भी डायरेक्टली नाप सकता है। उस कॉइल में इस तरह से ग्रेजुएटेड स्केल को लगाया जाएगा, वो डायरेक्टली करंट को I को नाप लेगा। ठीक है, तो हम लोग को क्या करने का है, अब एक रिलेशन डिड्यूस करना है जिससे हम लोग को पता चल जाएगा अच्छा I1 और I में क्या रिलेशन है। ठीक है, देखते हैं इसको हम मिटाएंगे। चलिए देखते हैं, यहाँ लिख देते हैं इसको। देखिए इसका नाम A दे देते हैं, B, तो इसको लिखते हैं VA माइनस VB इज इक्वल टू I1 RC। IR होता है ना, I1 RC। अब VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या होगा, I2 छोटा वाला R, और I2 का वैल्यू क्या होगा, I माइनस I1 इंटू R। इसीलिए I1 RC इज इक्वल टू I माइनस I1 इंटू R। तो I1 RC प्लस R इज इक्वल टू IR। तो I1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, R बाई RC प्लस R इंटू I। इस रिलेशन को लिखिएगा, इस रिलेशन को लिखिए। उसके बाद एक दो लाइन हम इस पे लिख लेते हैं। क्या हमको इसमें दिख रहा है, क्या इसमें I1 और I का रिलेशन है? क्या I1 को बढ़ने से I बढ़ रहा है? दिख रहा है इसमें, I1 को बढ़ा रहे हैं तो I भी बढ़ रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता है क्या कि ये डायरेक्टली I1 को ना नाप के डायरेक्टली I को भी नाप दे? काहे नहीं हो सकता है? इसीलिए तो उस स्केल को ग्रेजुएटेड स्केल कहा गया है। उस ग्रेजुएटेड स्केल के हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली I को ही नाप लेंगे। उस तरह से उसमें नंबरिंग होगा कि डायरेक्टली वो क्या करेगा, डायरेक्टली I वैल्यू को नाप लेगा। बस करना क्या है कि जो भी I1 का जो वैल्यू आ रहा है उसमें क्या करना है हम लोग को, इसको ऐसे करिए, I का वैल्यू से करते हैं हम लोग। ठीक है, I का जो वैल्यू है वो क्या है, I1 RC प्लस R बाई छोटा r। ठीक है, यानी कि हम ऐसा कर दें कि I1 तो ये नाप ही रहा था, इसमें I1 आ रहा था, तब हम उसी में क्या करें, RC प्लस R बाई R का एक वैल्यू तो कोई कांस्टेंट वैल्यू आएगा, मान लिया 2, 3 कुछ भी आता है, 2.1, 2.3 कुछ भी आता है, तो हमारा जितना ही वैल्यू आएगा तो 2I1 इज इक्वल टू I, 3I1 इज इक्वल टू I। तो इस तरह से ये डायरेक्टली I को नाप लेगा, ये वाला स्केल जिस कॉइल में लगा हुआ है। ठीक है, तो इसीलिए इसको ग्रेजुएटेड स्केल कहा गया। तो इसीलिए इसको डायरेक्टली इससे ये पता चल रहा है कि I1 बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। ठीक है, चलिए इसको हम मिटाएंगे फिर और लिखते हैं। अभी एक सवाल का हम लोग को जवाब अभी भी नहीं मिला है कि वो रजिस्टर क्यों लगाया गया है, आखिर वो संट आया क्यों। ठीक है, तो उसका हम लोग लास्ट में देखेंगे, इंटरवल के बाद पता चलेगा कि उसमें क्यों लगाया गया है। तो इसमें हम लोग एक लाइन लिखेंगे अभी, हेयर, यहां तक लिखने के बाद उस रिलेशन को लिखिएगा, उसके बाद इस लाइन को लिखिएगा, हेयर वी सी दैट वैल्यू ऑफ I directly proportional to value of I1. So graduated scale is graduated to read the value of I
डायरेक्टली इन द सर्किट। ठीक है, यहां तक ये हो गया कि करंट को डायरेक्टली हम लोग I को नाप सकते हैं। अब जितना करंट I जा रहा है हमको पता चल जाएगा इस कॉइल को देखकर, और जैसे ही इस मशीन को लगाएंगे, बस सीरीज में हमको लगाने का है, जैसे ही लगाएंगे बस तुरंत पता चल जाएगा कितना करंट जा रहा है I। ठीक है, तो ये करंट को नाप लिया ये मशीन, कौन सा, अमीटर। अब हम लोग को देखने का है कि वो हम लोग पैरेलल रजिस्टर क्यों लगाएं। ठीक है, अब लिखते हैं Y a small resistor shunt connected in parallel with the coil resistance RC। ये R यहाँ ब्रैकेट में इसके लिख दीजिएगा। ठीक है, क्यों लगाया गया, देखिए क्यों लगाया गया बताते हैं। कि होता क्या है कि ये पूरा का पूरा अमीटर क्या है, सीरीज में लगा हुआ है। तो सीरीज में याद कीजिए ऐसे कि जैसे मान लीजिए कि एक रजिस्टर है, मान लीजिए एक पूरा डिवाइस, वो मीटर को पूरा एक डिवाइस मान रहा है। ठीक है, उसमें कॉइल भी है और एक वो भी है, फिर ऐसे होगा कुछ ऐसे। तो इसमें जो I जा रहा है ऐसे जा रहा है, फिर इधर से I निकल जाएगा, इधर से I आ रहा था। तो इसमें रजिस्टर जैसे मान लीजिए R1 है, R2 है, ये R3 है, ये R4 है। हाँ, तो इसमें जो टोटल रेजिस्टेंस जो होता था R इक्विवेलेंट, तो R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसा होता था कि नहीं होता था? टोटल रेजिस्टेंस से ना होता था। सीरीज में जब भी रजिस्टर रहेगा तो इस तरह से रजिस्टर को जोड़ देंगे हम। अब देखिए कॉइल जो है, सिर्फ कॉइल को लगाते हैं तो कॉइल का रजिस्टर बहुत ज़्यादा होता है, रेजिस्टेंस का वैल्यू। ठीक है, कॉइल ऐसा उसका सेटअप है कि उसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा होगा। वायर होता है बहुत लंबा उसमें, तो वो सब रेजिस्टेंस ज़्यादा दे देता है, तो इसलिए उसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाता है। तो मान लीजिए अभी खाली कॉइल लगा हुआ है, अभी वो नीचे वाला नहीं लगा हुआ है शंट, तो एक रजिस्टर ऐसा लगा दिए कॉइल वाला रेजिस्टेंस, तो इसमें रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत ज़्यादा है उसका, ये लग गया। तो टोटल रेजिस्टेंस का जो वैल्यू है इसमें R3 के जगह पे वो R ऑफ C हो जाएगा, यानी कॉइल का रेजिस्टेंस हो जाएगा, या रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा। RC का वैल्यू ज़्यादा रहेगा तो पूरा R इक्विवेलेंट का ही वैल्यू बढ़ने वाला है, बढ़ जाएगा कि नहीं? यदि बहुत ज़्यादा करंट रेजिस्टेंस का वैल्यू बढ़ जाएगा तो ये करंट का जो वैल्यू आ रहा है वो घट जाएगा। क्यों? काहे कि ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट का वैल्यू घटेगा, ये हम लोग को पता है। रेजिस्टेंस बढ़ना, करंट घटना, तो रेजिस्टेंस हम ज़्यादा बढ़ा देंगे R इक्विवेलेंट तो करंट का वैल्यू तो घट गया। तो हम लोग रियल करंट का वैल्यू कैसे निकालें? रियल वैल्यू का करंट निकालना है ना, कि हमको ऐसा लगाना है कि समझ लिए ये नहीं है तब भी ये नाप ले इसका, ये रियल करंट को। जैसे मान लीजिए नहीं है, R1 R2 R3 है, तो ये वाला I को बताना। आप जैसे ही लगाइएगा तो ये IA को चेंज कर देगा। तो कैसे नापा जाए इसको? तो उसके लिए क्या किया जाता है, कॉइल के पैरेलल में एक रजिस्टर को लगा दिया जाता है। ये रजिस्टर क्या करता है, यदि इसका वैल्यू कम रहेगा तो ये क्या करेगा कि इस पूरे चीज का जो रेजिस्टेंस जो होगा इससे भी कम आ जाएगा। कैसे आएगा ये कम, हम बताते हैं आपको। कि हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़े थे रजिस्टर का, और आपको कल एक लाइन भी हम बताए थे कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू होता है वो जो सबसे कम रजिस्टर है ना उसके भी वैल्यू से कम होता है, और सीरीज कॉम्बिनेशन में जो सबसे ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर होता है ना उसका इक्विवेलेंट रजिस्टर उससे भी ज़्यादा होता है। यानी कि देखिए इसके सबसे ज़्यादा है R3, लेकिन जो पूरा रजिस्टर है तो R3 से भी ज़्यादा है R इक्विवेलेंट। समझ में आ रहा है कि जो सबसे ज़्यादा है उससे भी ज़्यादा आ रहा है R इक्विवेलेंट, सबसे ज़्यादा से भी ज़्यादा सीरीज में, लेकिन पैरेलल में रहेगा तो जो R इक्विवेलेंट आएगा सबसे कम से भी कम आएगा।
ये चीज़ को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम इसको एक दो लाइन लिखाएंगे आपको, ठीक है, कि इसमें आप लोग हमेशा याद रहे कि पैरेलल में या सीरीज में जो आप लोग लिखे हैं तो वहां पे एक लाइन आप लोग ऐड कर दीजिएगा। वो लाइन अभी हम यहाँ पे बताने वाले हैं सीरीज और पैरेलल के लिए, कि यदि पैरेलल में रहेगा तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो वैल्यू आएगा सबसे कम से भी कम आएगा, और सीरीज में रहेगा तो सबसे ज्यादा से भी ज्यादा आएगा आर इक्विवेलेंट का वैल्यू। ठीक है, तो हो क्या रहा है कि छोटा रजिस्टर एक लगाया गया, इसमें छोटा रजिस्टर लगाने से हुआ क्या कि इसका जो आर इक्विवेलेंट का वैल्यू है इस छोटा रजिस्टर से भी कम का वैल्यू आ गया। अब ये जो पूरा चीज है जिसमें कॉइल और शंट लगा हुआ है उसका जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है जो शंट का रेजिस्टेंस है उससे भी कम है, यानी कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू बहुत छोटा हो गया, बहुत छोटा हो गया। तो बहुत छोटा हो गया तो करंट में कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं कर पाएगा, थोड़ा सा इफेक्ट तो करेगा, इसको हम रोक नहीं सकते हैं, थोड़ा सा इफेक्ट करेगा, बहुत हल्का, लेकिन बहुत ज्यादा इफेक्ट ना करे उसके लिए हम लोग एक पैरेलल में एक छोटा रजिस्टर लगा दिए हैं। ठीक है, तो इसका उद्देश्य बस यही है कि इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू कम कर दे, और इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू तभी कम हो सकता है जब हम इसका वैल्यू को शंट को पैरेलल में लगाएं और इसका वैल्यू छोटा रहे, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का वैल्यू इससे भी कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग लिखेंगे पैरेलल और सीरीज के लिए। ये जो लाइन लिखे हैं ना, ये लाइन के पहले वो लाइन लिखिएगा, ठीक है, या फिर आप लोग जाके उसमें लिख लीजिएगा, इसमें कहते हैं सीरीज में और पैरेलल कॉम्बिनेशन रजिस्टर का लिखिए, उसमें लिखिएगा। इन सीरीज में लिख लीजिएगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर द equivalent value of resistance is always larger than the largest resistor value in the circuit. Series combination resistor, the equivalent value of resistance is always larger than the largest resistor value in the circuit. ठीक है, सीरीज में जैसे ये बताएं। अब एक पैरेलल में लिखिएगा, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन of resistor the equivalent value of resistance is always smaller than the smallest रजिस्टर वैल्यू इन द सर्किट। ठीक है, चलिए इस दोनों लाइन को लिखिएगा और ये दोनों लाइन अभी हम मिटाने वाले हैं। ठीक है, अब क्या है कि हाँ, तो अब हम लोग क्या कहें, वाई स्मॉल रजिस्टर शंट कनेक्टेड पैरेलल विद द कॉइल रेजिस्टेंस आरसी, इसमें हम क्यों कनेक्ट किए, व्हेन वी कनेक्ट ए
small resistance in parallel with the coil resistance, the value of equivalent resistance becomes smaller than the value of resistance of shunt। ठीक है, if the equivalent resistance is small, it will draw nearly the same current in the सर्किट। सेम करंट इन द सर्किट को वो लेगा, नियरली सेम, एकदम सेम नहीं है। इट विल ड्रॉ नियरली द सेम करंट इन द सर्किट एंड वी कैलकुलेट नियरली सेम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, ये बात समझ में आ रहा है कि इसमें हम लोग क्या किए हैं। ठीक है, एंड वी कैलकुलेट नियरली सेम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, अब देखिए हम एक चीज आपको दिखा दे रहे हैं कि आपको कंफ्यूजन ना रहे। हम क्या बताएं कि पैरेलल में रहेगा तो सबसे कम से भी कम आएगा और सीरीज में रहेगा तो सबसे ज़्यादा से भी ज़्यादा आएगा। जैसे देखिए, एक सीरीज में बनाएंगे, एक पैरेलल में बनाते हैं और देखते हैं क्या होता है। जैसे देखिए, ऐसे है, इसका है 10 ओम, 5 ओम, 1 ओम और 12 ओम। ठीक है ना ऐसा। तो आर इक्विवेलेंट इसका निकालिएगा तो क्या होगा, 10 + 5 + 1 + 12 इसकल टू कितना हो गया, 22, 27, 28 ओम। और 28 ओम जो है ग्रेटर देन किससे है, सबसे बड़ा से 12 ओम। ग्रेटेस्ट से क्या है, वो बड़ा है, इक्विवेलेंट। ये बात समझ में आ गया। ये भी चाहिए तो डायग्राम वहीं पे बना सकते हैं, ये सीरीज वाला में, और पैरेलल वाला में भी एक ठो बना सकते हैं। छोटा सा है, एक लाइन कहीं पे भी लिखिएगा तो लिखा जाएगा। और पैरेलल वाला में हम बना के दिखा रहे हैं। अब देखिए, अब ये क्या है, ये है 30 ओम, 20 ओम, 10 ओम, यही ना है। तो हम क्या बताएं, जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा जो सबसे कम से भी कम आएगा, यानी 10 से भी कम आना चाहिए इसका वैल्यू। यानी कि देखते हैं 1/R इक्विवेलेंट का वैल्यू 1/30 + 1/20 + 1/10। तो 1/10 कॉमन ले लिए, 1/3 + 1/2 + 1, 1/10 6। आर इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आया, 60/11, 11 5 55, 5.4 ओम। कितना आ रहा है,
R इक्विवेलेंट का वैल्यू यहाँ लिखिएगा, R इक्विवेलेंट का वैल्यू कितना आ रहा है 5.4 ओम। किससे है 10 ओम से भी छोटा है, स्मॉलर देन 10 ओम, जो स्मॉलेस्ट था उससे भी छोटा आ गया, यही कहना चाह रहे थे। ठीक है, इसको उतारिएगा। चलिए एक लाइन खाली हम और लिखेंगे इसमें, इससे अब रिलेटेड नहीं है, बस एक लाइन हम और लिखेंगे। देखिए एक लाइन लिख लीजिएगा, गैल्वेनोमीटर एंड कॉइल इन द ammeter or voltmeter has basic difference is that in the ammeter or voltmeter coil the needle rests on left extreme point, whereas in, वो क्या होता है लेफ्ट एक्सट्रीम में रहेगा, करंट आएगा तो वो बढ़ेगा, whereas in galvanometer the needle stays at middle when there is no current in it। बस यही डिफरेंस है, अदरवाइज बोथ फंक्शन otherwise the function of both is same and it runs on current going through coil। ठीक है, इसमें लिखिएगा कॉइल इन गैल्वेनोमीटर पड़ेगा, क्योंकि दोनों में तो कॉइल ही ना है। गैल्वेनोमीटर कॉइल, ठीक है, इसको लिखिएगा।